हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज डिस्कस करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, ये पार्ट 1 वीडियो होने वाली है बिजनेस इन्वायरमेंट की। हमारे पास टोटल 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट के अलग अलग वीडियोज आएंगे जिसमें बहुत सारे मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपके 4 ऑप्शंस होंगे, एक ऑप्शन क्यों सही है वो मैं बताऊंगा, और बाकी ऑप्शन क्यों गलत है वो भी बताऊंगा, और बाकी ऑप्शन के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भी होगी, तो ये बात याद रखिएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक बात और, अगर मान लो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, है ना, पहले क्वेश्चन मैंने दिखाया आपको, तो कोशिश करना आपकी वीडियो पॉज करके पहला क्वेश्चन हम पढ़ लें, उसके बाद हम आंसर दे, फिर हम जो बताएंगे अपना अपना जो हम आंसर बताएंगे उससे मैच कर लें। ठीक है, क्योंकि हर वीडियो में जैसे मैं 50 क्वेश्चन बता रहा हूँ, 50 क्वेश्चन में से आप खुद पहले करोगे फिर मेरे आंसर से मैच करोगे, तो उससे क्या होगा, आपकी भी तैयारी हो जाएगी कि ठीक है शुभम सर ने ये बताया है, मेरा ये है, तो कितने सही होंगे कितने गलत होंगे आपको इससे आइडिया लग जाएगा, तो आपको इससे भी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो पहले क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, बोला जा रहा है बिजनेस इन्वायरमेंट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो इन्वायरमेंट इज रिलेटेड टू स्मॉल एरिया और इमीडिएट पेरिफेरी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, while macro environment has broader dimension among the following which is not related to macro environment। ठीक है, आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ोगे आप तो दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो जो है इमीडिएट जो विक्सिनिटी होते हैं, जो भी आसपास वाले हमारे फैक्टर होते हैं, जो भी आसपास के लोग होते हैं, ठीक है, उनको वो माइक्रो के अंदर आते हैं। और मैक्रो का होता है एक ब्रॉड डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा हमारा इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है मैक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है पॉलिटिकल, कंज्यूमर, कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल। देखो ध्यान रखिएगा, जो सही जवाब होगा यहाँ पे आंसर नंबर 2 होगा। कंज्यूमर जो है ना, ध्यान रखिएगा, कंज्यूमर को हम माइक्रो का पार्ट मानते हैं। ठीक है, कंज्यूमर या कस्टमर जो भी बोलो, ये माइक्रो का पार्ट है। बाकी मैक्रो इन्वायरमेंट पढ़ोगे तो पॉलिटिकल, कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल आंसर हो जाएगा, ये मैक्रो के पार्ट है। क्लियर है? ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए कस्टमर है उसको माइक्रो बोलते हैं, कॉम्पिटिटर होगा वो भी माइक्रो हो जाएगा हमारा, सप्लायर होगा वो भी माइक्रो हो जाएगा। माइक्रो इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे बिजनेस के आसपास के लोग हैं, जो हमारे बिजनेस को डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं, है ना, आसपास वाला जो वर्ड है ना, उसको एक वर्ड से एक टर्म आता है विक्सिनिटी। विक्सिनिटी ध्यान रखिएगा, विक्सिनिटी से हम उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर वर्ड देखने को मिले एग्जाम में कि इमीडिएट विक्सिनिटी, तो विक्सिनिटी तुरंत माइक्रो से ही रिलेट करना आप। ठीक है, मैक्रो जब भी आएगा वो ब्रॉडर डायमेंशन की बात करता है। समझ में आ रही बात? और अलग अलग जो ब्रॉडर डायमेंशन है, जैसे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजिकल है, कल्चरल है ना, ये सारे अलग अलग मैक्रो इन्वायरमेंट के पार्ट है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज द बिजनेस इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक वातावरण की विशेषता नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी, एम्प्लॉयज रिलेटिविटी और अनसर्टेनिटी। आप 2 मिनट ले लीजिए कि इसका जवाब क्या हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, 2 मिनट ले लीजिए, उसके बाद बताइए। अब देखो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा आपका एम्प्लॉयज। ठीक है, क्लियर है? एम्प्लॉय जो है ना, वो बिजनेस इन्वायरमेंट को कैरेक्टराइज नहीं कर सकता। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जटिलता, राइट, रिलेटिविटी मतलब सापेक्षता, और अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता। ठीक है, डायनेमिज्म बोलते हैं गतिशीलता या इंटर रिलेटेडनेस, ध्यान रखिएगा। तो एम्प्लॉइज बिजनेस इन्वायरमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, बल्कि बिजनेस इन्वायरमेंट का एक कंपोनेंट या फैक्टर है, ये माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो इसलिए एम्प्लॉइज बिजनेस इन्वायरमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है, याद रखिएगा। क्लियर है? दूसरे ऑप्शन क्यों, देखो दूसरे ऑप्शन जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस इन्वायरमेंट के। ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बिजनेस इन्वायरमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिकल, लाइक पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, तो ये साथ में काम करते हैं। ठीक है, इंप्लॉइज तो होगा ही नहीं। रिलेटिविटी का मतलब होता है सापेक्षता, बिजनेस इन्वायरमेंट हर कंट्री, रीजन और इंडस्ट्री के हिसाब से अलग होता है। क्लियर है? तो ये बिजनेस इन्वायरमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। और अनसर्टेनिटी, देखो फ्यूचर चेंजेस को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, तो ये इसलिए बिजनेस इन्वायरमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो ये बातें याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैट्यूटरी लीगल बिजनेसेस इंक्लूड, है ना, स्टैट्यूटरी बिजनेसेस इन्वायरमेंट इंक्लूड। अब देखो स्टैट्यूटरी जो इन्वायरमेंट होता है ना उसको हम लीगल इन्वायरमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अलग अलग आपके पास ऑप्शन है ना। अब देखो स्टैट्यूटरी मतलब लीगल बिजनेस इन्वायरमेंट। सबसे पहले ये समझ लीजिएगा कि लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है, उसके बाद ये आराम से क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो सही जवाब बता रहा है वो 3 नंबर से है, आंसर नंबर जो 3 है वो है आपका लीगल इन्वायरमेंट। देखो लीगल इन्वायरमेंट में क्या होता है ना, अलग अलग रूल्स एंड प्रोसीजर्स होता है, कोर्ट इसमें इंक्लूड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स आ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है, गवर्नमेंट आ जाती है ना, कोर्ट्स एंड कंडक्ट होता है। तो बेसिकली जो तीसरा है स्टैट्यूटरी इन्वायरमेंट या लीगल इन्वायरमेंट, उसमें थर्ड में देखिएगा तो वही सब बातें की गई है कि वेरियस लेजिस्लेशन पास बाय गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशूड बाय सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, कोर्ट जजमेंट और डिसीजन। तो ये देखोगे पूरा का पूरा किससे रिलेट कर रहा है, हमारा लीगल बिजनेसेस से कर रहा है, ठीक है। अगर अलग अलग ऑप्शन देखो, अब देखो पहला ऑप्शन अगर देखोगे कि इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन रेट है, ये किस में हम पढ़ते हैं, ये आप सर इकोनॉमिक में पढ़ते हो, तो ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो जाएगा, क्लियर है। दूसरा देखो साइंटिफिक इंप्रूवमेंट और इनोवेशन की बात कर रहा है, तो ये किससे, अगर मैं पूछूं कि किससे रिलेट कर रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि सर ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे इंप्रूवमेंट और इनोवेशन की बात करी जा रही है, राइट। और यहाँ पे चौथे नंबर पे देखोगे पॉलिटिकल कंडीशन सच एज जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन कंट्री, तो ये पॉलिटिकल से क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, क्लियर है। तो ये बात याद रखिएगा, अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि लीगल या स्टैट्यूटरी इन्वायरमेंट का संबंध उन सभी कानूनों या रूल्स या रेगुलेशन और गवर्नमेंट ऑर्डर से होता है जो बिजनेस को रेगुलेट करते हैं। तो इसमें क्या क्या शामिल होता है, गवर्नमेंट द्वारा पास किए गए लॉज, सेंटर और स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, कोर्ट के जजमेंट और डिसीजन और रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूल्स, क्लियर है, ठीक है। चलिए ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ध्यान देना है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विशेषता नहीं है, राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ चॉइस टू कंज्यूमर, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस और हाई लेवल ऑफ कंपटीशन। हमें क्या पूछा गया है, नॉट फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम लेजिस फेयर इकोनॉमी कहते हैं, वहां पे गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, सारे जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं ना वो कंट्रोल या ऑन किया जाता है प्राइवेट क्लास द्वारा, ठीक है। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, क्योंकि हमने यही बताया ना भाई कि गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस होता ही नहीं है। बाकी प्राइवेट प्रॉपर्टी आपका हो सकता है ना, फ्रीडम ऑफ चॉइस टू कंज्यूमर हो सकता है, बिल्कुल कंज्यूमर को क्या करना है डिसीजन लेने का अधिकार मिलता है यहाँ पे। हाई लेवल ऑफ कंपटीशन होता है, अगर कंपटीशन हाई लेवल का होगा ना तो प्रॉफिट भी उतना ही, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी सोल मोटिव होता है इस इकोनॉमी का, समझ में आ रही बात। लेकिन नॉट फीचर की बात कर रहा है तो ये गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कहां होता है, सोशल इकोनॉमी में, समझ में आ रही बात। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट। अब माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है, तो हमने बताया था शुरुआत में ही, सप्लायर पार्ट है कि नहीं सर, बिल्कुल है। कस्टमर है कि नहीं, बिल्कुल है सर। कॉम्पिटिटर है कि नहीं, बिल्कुल है। ये तीनों तो पार्ट है, लेकिन टेक्नोलॉजी जो हो जाएगा वो पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी मैक्रो का पार्ट है, ठीक है। 6. Which environment shapes the attitude of human beings, though there may be great diversity in its impact? बताना है कि कौन सा वातावरण मानव के व्यवहार को आकार देता है, हालांकि इसके प्रभाव में बहुत सारे विविधता हो सकती हैं। पॉलिटिकल है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट है, सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट है और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है। इसका जो सही जवाब होगा वो सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट हो जाएगा। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं सबको, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखिएगा ये सारी बातें जो हैं आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट में सोसाइटी की वैल्यूज, बिलीफ, कस्टम, ट्रेडिशन, लाइफ स्टाइल, एडुकेशन और कल्चर शामिल होते हैं, ठीक है। ये सब फैक्टर लोगों के एटीट्यूड या बिहेवियर या प्रेफरेंसेस और बाइंग हैबिट को शेप करते हैं। अलग अलग रीजन्स, कम्युनिटीज और कल्चर में इसका प्रभाव अलग हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन में कहा गया है कि देयर मे बी अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन इट्स इम्पैक्ट, इसलिए सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट सही जवाब होगा। समझ में आ रही है बात। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में फिर से बता रहा हूं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इलेक्शन से रिलेटेड होता है ये इन्वायरमेंट।
इंटरनेशनल इन्वायरमेंट जो होता है वो फॉरेन ट्रेड या ग्लोबल अग्रीमेंट या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होता है। और सोशियो कल्चरल तो हमने बता ही दिया। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो होता है वो इनकम, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सेट्रा से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंस्टिट्यूट द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ अ कंट्री। बताना है निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी देश का आर्थिक वातावरण का गठन करते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। सेकंड क्या है सर? ACE। मतलब ए क्या है? फाइनेंशियल सिस्टम है, इकोनॉमिक पॉलिसीज है और स्ट्रक्चरल इक्विलिब्रियम है। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के कंपोनेंट कौन से हैं। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में जनरली ये फैक्टर शामिल होते हैं, जैसे फाइनेंशियल सिस्टम है, इकोनॉमिक पॉलिसीज है और स्ट्रक्चरल इक्विलिब्रियम, जिसको हम इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी कह रहे हैं। ये सब किसी देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज और बिजनेस डिसीजन को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? जैसे फाइनेंशियल सिस्टम में हमारे बैंक्स हो जाएंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो जाएंगे, कैपिटल मार्केट हो जाएंगे, राइट। इकोनॉमिक पॉलिसीज में आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, ये सारे पॉलिसीज हैं, राइट। उसके बाद स्ट्रक्चरल इक्विलिब्रियम में इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर बैलेंस इकोनॉमी के फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं। ये भी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट है। समझ में आ रही बात? एजुकेशनल इन्वायरमेंट, ऐसा कोई एजुकेशनल का इन्वायरमेंट नहीं होता है। अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट के रिलेटेड से बात करें तो, है ना, तो एजुकेशन की अगर बात करें तो उसको हम एक कैटेगरी में रख सकते हैं, डेमोक्रेटिक या डेमोग्राफिक या सोशल इन्वायरमेंट के उसमें रख सकते हैं, उसके डायमेंशन में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए। और सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट जो है ये तो हमने बताया अभी कि ये जो है वैल्यूज, कस्टम या ट्रेडिशन या लाइफ स्टाइल और कल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, the process of monitoring and evaluating the nature and direction of change in the business environment is called। तो इसको हम क्या कहते हैं? व्यवसाय के वातावरण में परिवर्तन की प्रकृति और दिशा की निगरानी और मूल्यांकन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल एनालिसिस। समझ में आ रही बात? ध्यान रखिएगा। तो इन्वायरमेंटल एनालिसिस का मतलब होता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट में हो रहे चेंजेस को आइडेंटिफाई करना, मॉनिटर करना और इवेल्युएट करना। तो क्वेश्चन में दिया गया है प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द बिजनेस इन्वायरमेंट। तो ये डेफिनेशन डायरेक्टली इन्वायरमेंट एनालिसिस को डिस्क्राइब करती है। इन्वायरमेंटल एनालिसिस के थ्रू बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करता है, थ्रेट को समझता है, फ्यूचर चेंज को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है और स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेता है। समझ में आ रही है बात? चलिए ध्यान रखिएगा। बाकी दूसरा जो ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशनल स्कैनिंग, तो ये स्टैंडर्ड टर्म है ही नहीं, है ना। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट है तो इन्वायरमेंट को मैनेज करने और पॉलिसी इंप्लीमेंट करने से ये संबंधित है। और इन्वायरमेंटल चेंज जो है ये खुद इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को इंडिकेट कर रहा है, प्रोसेस नहीं है। चलिए, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट इज नॉट कंसर्न्ड विद, बताना है जनसांख्यिकीय वातावरण का संबंध इससे नहीं है। आपका ऑप्शन हो जाएगा वर्कर यूनियन। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड होता है, जैसे एज कॉम्पोजिशन, जेंडर कॉम्पोजिशन, पॉपुलेशन का साइज हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, एथनिक कॉम्पोजिशन हो गया या अर्बन रूरल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो गया। लेकिन जो वर्कर यूनियन है, इसको हम श्रमिक संघ बोलते हैं, ये डेमोग्राफिक फैक्टर नहीं है, ये लेबर रिलेशंस और इंडस्ट्रियल रिलेशन से संबंधित है। समझ में आ रही बात? तो सही जवाब हो जाएगा दूसरा, ये नहीं है। इट इज नॉट कंसर्न्ड विथ योर डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। ठीक है, वर्कर यूनियन की बात हो रही है, राइट। चलिए, 10th नंबर, बिजनेस इन्वायरमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग और रेगुलर बेसिस, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। इसको देखो भाई, हम डायनेमिक बोलते हैं। ठीक है, डायनेमिक मतलब चेंज होना अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड एंड प्लेस, राइट। क्लियर है? तो डायनेमिक इसका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कीवर्ड जो दिया गया है कि कीप्स चेंज ऑन रेगुलर बेसिस, है ना। तो बिजनेस इन्वायरमेंट कभी भी स्टैटिक मतलब स्थिर नहीं होता है। इकोनॉमिक कंडीशंस है, टेक्नोलॉजी है, कंज्यूमर प्रेफरेंसेज है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, कंपटीशन है, एक्सेट्रा, ये लगातार बदलते रहते हैं। तो इस लगातार बदलने की कैरेक्टरिस्टिक्स को ही हम डायनेमिक नेचर कहा जाता है इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं गतिशीलता। समझ में आ रही बात? क्लियर है? ध्यान रखिएगा। रिलेटिविटी का मतलब होता है सापेक्षता। तो इसमें क्या होगा कि बिजनेस इन्वायरमेंट हर कंट्री, रीजन और इंडस्ट्री के हिसाब से अलग होता है, राइट। अनप्रेडिक्टेबल मतलब हम ये प्रेडिक्ट करने की बात कर रहे हैं, कुछ असेस करने की बात कर रहे हैं, है ना। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में फ्यूचर चेंजेस को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है, ये तो वैसे भी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखिए, द इकोनॉमिक सर्वे 2019 सजेस्ट दैट द साइकोलॉजिकल बायसेस कैन बी यूज्ड इन द रियाम ऑफ टैक्स कॉम्प्लायंसेस। इट इज इन फेवर ऑफ यूजिंग रिलीजियस नॉर्म्स सच एज डाइंग इन डेट इज अ साइन। ये पढ़िएगा, डाइंग इन डेट इज अ साइन, ठीक है। टू इम्प्रूव टैक्स कॉम्प्लायंस, आइडेंटिफाई रिलेटेड डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे देखो, रिलेटेड डायमेंशन हमें पहचानना है, क्या क्या यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है ना। तो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019 का सुझाव है कि मनोवैज्ञानिक पक्षपात को कर अनुपालन के क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है। यह उपयोग करने के पक्ष में है धार्मिक नियमों, ये देखो धार्मिक नियमों मतलब रिलीजन की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे कर्ज में मरना पाप है, ठीक है, का उपयोग करके अनुपालन में सुधार किया जाए, व्यापारिक पर्यावरण के संबंध माध्यमों की पहचान करे। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, एक तो आपका सोशल डायमेंशन हो जाएगा और एक इकोनॉमिक डायमेंशन हो जाएगा। सोशल डायमेंशन क्यों क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिलीजन की बात करी गई है, ठीक है, रिलीजन की बात करी गई है। और इकोनॉमिक डायमेंशन क्यों हो जाएगा, क्योंकि सर आपने यहाँ पे इंप्रूवमेंट ऑफ टैक्स की बात करी गई है ना, इंप्रूवमेंट ऑफ टैक्स एंड टैक्स कॉम्प्लायंसेस की बात करी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड जो ऑप्शन है वो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे डाइंग इन डेट इज अ साइन, सिन मतलब कर्ज में मरना पाप है। यहाँ दो डायमेंशन इन्वॉल्व हो रहे हैं, सोशल डायमेंशन सामाजिक है जिसमें रिलीजियस बिलीफ या सोशल नॉर्म्स या कल्चरल वैल्यू या ट्रेडिशन की बात करी जा रही है, और यहाँ इकोनॉमिक डायमेंशन भी है जिसमें टैक्स कॉम्प्लायंसेस, टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू जनरेशन, इकोनॉमिक बिहेवियर। तो इसलिए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो फिर से, in order to boost and double India's export of goods and services to over USD 1000 billion by 2025, it is important to lower effective corporate tax rate, bring down cost of capital and simplify regulatory and tax framework, identify the related dimension of business environment। ठीक है, अब यहाँ फिर से वही बात करी जा रही है। अब देखो यहाँ पे मेन कीवर्ड आप निकाल लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले बोला है कि इंडिया का एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करी जा रही है, समझ में आ रही है बात। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जैसे ही बात करी जा रही है तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को खोज लेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक में ही हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करते हैं, इन्फ्लेशन की बात करते हैं, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कॉर्पोरेट टैक्स रेट, कॉर्पोरेट टैक्स रेट ब्रिंग डाउन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और रेगुलेटरी एंड टैक्स फ्रेमवर्क, ये किससे रिलेटेड है, ये लीगल से रिलेटेड हो गया। गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्स लगाएगी या गवर्नमेंट के पूरा फ्रेमवर्क की बात करी जा रही है, तो इकोनॉमिक के साथ साथ लीगल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, चौथा आपका सही जवाब बन जाएगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, एडवांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट विल हेल्प इन। अब बताना है कारोबारी माहौल की अग्रिम समझ में मदद मिलेगी। अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को पहले से ही परख लेते हो तो क्या किस में मदद मिलेगी आपको, प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप शुरुआत में ही बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रेडिक्ट कर लेते हो कि हमें क्या करना चाहिए, कितना हमारा क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या हमारे पास थ्रेट है, या क्या क्या हमारी वीकनेस और स्ट्रेंथ है, ये सब अगर समझ लेते हो तो बट ऑब्वियस सी बात है कि प्लानिंग अच्छे से हो सकती है, और उसके अलावा पॉलिसी आप अच्छे से फॉर्मुलेट कर सकते हो। समझ में आ रही बात, क्लियर है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, पब्लिक डेट, वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट आर कंपोनेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब ये इजी क्वेश्चन है कि नहीं, है ना। यहाँ पे टोटल हम आंख बंद करके बस क्वेश्चन अगर देखें तो हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे टिक कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि सर सेविंग इन्वेस्टमेंट की बात करी जा रही है, मनी सप्लाई है, इकोनॉमी है, पब्लिक डेट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ये सारे कंपोनेंट किसके हैं, इकोनॉमिक के हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इससे ना आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन्वायरमेंट पहचानने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट है, विच फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाई द गवर्नमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, मतलब आर्थिक पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कि एक्सप्लॉइटेशन, अब सरकार है तो सरकार ही इन्वायरमेंट का शोषण क्यों करेगी। समझ में आ रही बात। तो ये तो काम चाहे हम और चाहे आप है ये बिल्कुल नहीं करेंगे।
हालांकि अगर सही मायने में सोचो तो ये सरकार आजकल कर रही है, लेकिन बुक में यही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इन्वायरमेंट, राइट। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इन्वायरमेंट मतलब सरकार शोषण नहीं करेगी। बाकी अगर आपको इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को करना है तो आपके मेंटालिटी ऑफ कंट्री डेवलपमेंट, मेंटालिटी चेंज करना पड़ेगा। आपको जो भी रिसोर्सेज है ना, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। किस तरीके से हमें कंज्यूम करना है, क्या पैटर्न होना चाहिए कंजम्पशन का, कौन कौन कंजम्पशन करेगा, ठीक है। पढ़ते हो ना इकोनॉमिक्स में, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इन्वायरमेंट हम इसको कभी भी सपोर्ट नहीं करता है गवर्नमेंट, राइट। बिजनेस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट स्कैनिंग इन्वॉल्व। अब देखो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, अब ये बात याद रखिएगा, बिजनेस का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या स्कैन करता है, ये स्कैन करता है अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट को। ये ध्यान रखिएगा, शॉर्ट एनालिसिस से आपसे का रिलेटेड क्वेश्चन है। एक बात हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि शॉर्ट एनालिसिस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये स्ट्रेंथ हो गया, ये वीकनेस हो गया, ये अपॉर्चुनिटी हो गया, ये थ्रेट हो गया, ठीक है। अब ये बात याद रखिएगा कि कौन सा इसमें से एक्सटर्नल है, कौन सा इसमें से इंटरनल है। तो ये जो आपको एस और डब्ल्यू दिख रहा है, स्ट्रेंथ और वीकनेस जो दिख रहा है, वो आपका इंटरनल हो जाएगा, क्लियर है। और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो है ये आपका एक्सटर्नल हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अराइवल फॉर्म्स, टेक्नोलॉजी इंप्रूविंग क्वालिटी और एथिक्स इन बिजनेस। अब दूसरा है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट और ग्लोबल इन्वायरमेंट। आपका ये अलग अलग ऑप्शन से मैच करना है, ठीक है। चलो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ये आपका थर्ड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो। अब सर राइवल फर्म को बोला जा रहा है ना, राइवल फर्म किससे कनेक्ट किया जा रहा है, ये आपके इंटरनल इन्वायरमेंट से किया जा रहा है। इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब होता है माइक्रो इन्वायरमेंट, ठीक है। माइक्रो इन्वायरमेंट में हम कॉम्पिटिटर की बात करते हैं, तो कॉम्पिटिटर मतलब राइवलरी है ना, तो राइवल फर्म इससे कनेक्ट हो गया। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को किससे कनेक्ट करोगे, टेक्नोलॉजी हमेशा आपका मैक्रो का पार्ट है, मैक्रो मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट है, ठीक है। इंप्रूविंग क्वालिटी, एक बात बताओ, इंप्रूविंग क्वालिटी को यहाँ पे किससे कनेक्ट किया जाना चाहिए, सर यहाँ पर तो कनेक्ट किया गया है ग्लोबल इन्वायरमेंट से, वो कैसे। अब देखो क्वालिटी अगर इंप्रूव करोगे ना, तभी आप इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट कर पाओगे। एक बात बताओ, अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो और उस प्रोडक्ट में आपकी क्वालिटी ही नहीं है, तो बाहर वाले क्या हम ही तुमसे खरीदना छोड़ देंगे, है ना, कि अरे यार वो सही बेचता ही नहीं है ना। एक सिंपल बात बताओ कि जैसे मैं मोबाइल बना रहा हूँ, है ना, ये मोबाइल है मेरा, ये मोबाइल बना रहा हूँ और मोबाइल अच्छा चल ही नहीं रहा है, तो बाहर तो तब जाओगे ना जब इंडिया वाले तुम्हें एक्सेप्ट करें, इंडिया में तुम्हारी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए, ठीक है। तब बाहर जाओगे कि अरे यार नहीं, जैसे मोबाइल बनाया है ना, तो वो शुभम का मोबाइल बहुत बढ़िया है, तो इसको ग्लोबल लेवल पे भी जाना चाहिए, है ना। तो अगर आप क्वालिटी बढ़ाओगे तो क्वालिटी जैसे जैसे बढ़ेगा आपकी मांग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड जैसे जैसे बढ़ाओगे उसके बाद आप ग्लोबल इन्वायरमेंट में भी compete कर पाओगे। इसलिए इंप्रूविंग क्वालिटी को यहाँ ग्लोबल इन्वायरमेंट से जोड़ा गया है, ठीक है। और एथिक्स इन बिजनेस, हमें क्या करना चाहिए, एक दायरे में रह के कोई भी काम करना चाहिए, तो एथिक्स इन्वायरमेंट की बात करते हैं, एथिक्स इन बिजनेस की बात करते हैं, तो वो सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट का पार्ट बन जाएगा, क्लियर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, साइज ऑफ द मार्केट, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। जब तक मैं पानी पी लेता हूँ, चलिए। एवरीवन जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, आप देख लीजिए, आराम से देख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो इसका जो सही जवाब होगा वो चौथा नंबर होगा, ध्यान रखिएगा। जो साइज ऑफ द मार्केट है उसको कनेक्ट किया जा रहा है मैक्रो से, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट है उसको नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से, हाँ, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जो है उसको हम सेकंड से फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जो है ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अलग अलग करके समझते हैं, साइज ऑफ द मार्केट, मैक्रो इन्वायरमेंट। तो साइज ऑफ द मार्केट में मार्केट साइज, पॉपुलेशन आता है, इनकम लेवल आती है, इकोनॉमिक कंडीशन जैसे ब्रॉड फैक्टर पर ये डिपेंड करता है, पहले का तीसरा हो जाएगा। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट है वो नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट है, तो डेमोग्राफिक फैक्टर में एज, पॉपुलेशन, जेंडर, लिटरेसी,
अर्बन रूरल डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं, तो ये इकोनॉमिक नहीं बल्कि नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का हिस्सा है। तीसरा है आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, इसमें हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट डायरेक्टली एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेगुलेशन और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से प्रभावित होते हैं, ठीक है। और डी है आपका मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, यहाँ पे हम ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस की बात करेंगे, राइट। तो एमएनसीज ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, तो ग्लोबल बिजनेस एक्सपेंशन एमएनसीज के थ्रू ही होता है। समझ में आ रही बात, तो इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा फोर्थ पार्ट। गवर्नमेंट पॉलिसी इज कंसर्न विथ टैक्सिंग एंड स्पेंडिंग डिसीजन। अब देखो गवर्नमेंट की पॉलिसी है और गवर्नमेंट क्या कर रही है, टैक्स और स्पेंडिंग के रिलेटेड डिसीजन ले रही है, तो वो किसके अंदर आएगा, बट ऑब्वियस सी बात है फिजिकल पॉलिसी के अंदर आएगा। फिजिकल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का पार्ट की बात करते हैं, जिसमें टैक्स और स्पेंडिंग आ जाता है, ठीक है। बाकी मॉनेटरी पॉलिसी में आपको पता ही है, हम टूल एंड टेक्निक की बात करते हैं, है ना। और एग्जिम पॉलिसी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो भी पॉलिसी है उसकी बात करते हैं। एग्जिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, राइट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वांटिटेटिव कंट्रोल क्रेडिट कंट्रोल मेथड। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड है ना। हमने क्या बोला लास्ट क्वेश्चन में कि जो सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री है, कोई भी देश की कंट्री है, वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया का सेंट्रल बैंक आरबीआई हो जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो आपको क्या करेगी, इन्फ्लेशन से बचने के लिए या इन्फ्लेशन से कॉम्बैट करने के लिए, या डिफ्लेशन हो जाता है उससे कॉम्बैट करने के लिए पॉलिसी बनाती है, ठीक है। टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज करती है। तो दो टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज किया जाता है, एक तो होता है आपका क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है आपका क्वालिटेटिव। समझ में आ रही बात। तो क्वांटिटेटिव में क्या होता है, देखो क्वांटिटेटिव जब आपको आरबीआई क्वांटिटेटिव टूल यूज करेगी ना, तो क्वांटिटेटिव से पूरा इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है, ध्यान रखिएगा, है ना। सपोज करो हमारा भारत देश है, तो पूरे भारत पे फर्क पड़ेगा, है ना, पूरा भारत अफेक्ट होगा। जैसे बैंक लोन इंक्रीज कर दिया, बैंक का लोन जो रेट है वो इंक्रीज कर दिया आरबीआई, तो केवल शुभम के लिए तो वो किया नहीं है कि शुभम स्पेशल है, शुभम पैसा नहीं दे रहा तो इसके लिए चलो बैंक का लोन बढ़ा दो, इसका रेट बढ़ा दो, ऐसा नहीं है। वो शुभम के लिए भी होगा, तुम्हारे लिए भी होगा, सबके लिए भी होगा, ठीक है। तो ये क्वांटिटेटिव टेक्निक है। क्वांटिटेटिव टेक्निक में जब आरबीआई लगाता है तो पूरे देश, पूरा इकोनॉमी प्रभावित होता है उससे, ठीक है। लेकिन क्वालिटेटिव जब यूज करता है ना, तो क्वालिटेटिव में कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर को करता है, जैसे एजुकेशन सेक्टर हो गया, रियल एस्टेट सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, ठीक है। तो इस पर कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर को अगर इन्फ्लुएंस करना होता है, प्रभावित करना होता है, तो आरबीआई क्वालिटेटिव टेक्निक्स यूज करता है, याद रखिएगा। इतनी बात क्लियर है। अब हमें पूछा जा रहा है सर क्वांटिटेटिव कंट्रोल मेथड बता दीजिए। क्वांटिटेटिव मतलब पूरा का पूरा इकोनॉमी यहाँ पे फर्क पड़ेगा। अब देखो उसमें आता है बैंक रेट पॉलिसी, ये हो जाएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो जाएगा, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये आपका क्वालिटेटिव का पार्ट है, ठीक है, क्वालिटेटिव का पार्ट है। वेरिएबल रिजर्व रेशियो, जिसके अंदर आप सीआरआर की बात करते हो और एसएलआर की बात करते हो, ठीक है। तो कौन आ गया हमारा, ए और बी और ई, ए बी ई कहीं ऑप्शन है, ये तीसरा, तीसरा आपका सही जवाब हो जाए। समझ में आ रही बात, क्लियर है। नेक्स्ट, द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टारगेट विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लेशन इंडिसेज। बताना है भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति निम्नलिखित में से किस मुद्रास्फीति सूचकांक को लक्षित करती है। ये क्वेश्चन नंबर 21 है और इसका सही जो जवाब हो जाएगा आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि 2016 से इंडिया में इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क लागू हुआ है, जिसके तहत आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए सीपीआई कॉम्बाइंड को टारगेट करता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी बोलते हैं, तो उसका इन्फ्लेशन का टारगेट जो है ना, वो 4% सीपीआई इन्फ्लेशन है। लेकिन 4% जो है ना, वो ±2% बैंड के साथ है। मतलब ये है कि आपका लोअर लिमिट 2% है। एक बात बताओ, जैसे मान लो कि आरबीआई जो है, आरबीआई ने बोला कि हम इस बार इन्फ्लेशन का रेट जो है ना 4% रखना चाहते हैं, ठीक है, 4% रखना चाहते हैं। तो अब आरबीआई कोई भगवान तो नहीं है कि 4% बोल देगा तो 4% ही रहेगा। तो उसके लिए ना 4% है, तो इसके तहत कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड के तहत एक बैंड बनाया जाता है। और बैंड बनाया जाता है, ये बैंड जो होता है क्या होता है,
+-2% का होता है। मतलब आरबीआई ने तो बोला था सर कि 4% हमारा इन्फ्लेशन इस साल रहेगा, लेकिन हो सकता है कि 4% से 2% ऊपर भी जा सकता है, मतलब 6% हो सकता है, और 4% से 2% नीचे भी जा सकता है, मतलब 6% भी इन्फ्लेशन पूरे साल रह सकता है, या 4-2 करोगे 2% भी इन्फ्लेशन पूरे साल रह सकता है। मतलब ये तो एक मिडल बीच का लिमिट हो गया, स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया गया 4% रहने वाला है। अब 4 के ऊपर +-2% हो सकता है, 6% भी हो सकता है, ये 2% भी हो सकता है, मतलब +-2 हो गया। तो ये जो 6% है उसको हम अपर लिमिट बोलेंगे, और ये जो 2% है इसको हम लोअर लिमिट बोलेंगे। समझ में आ रही बात? तो आरबीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड को ही यूज करता है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए आरबीआई का ऑफिशियल इन्फ्लेशन टारगेट सीपीआई कंबाइंड है, ना कि डब्ल्यूपीआई या रूरल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डब्ल्यूपीआई जो है ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं हम इसको। तो पहले इन्फ्लेशन मेजर के रूप में काफी यूज होता था, लेकिन आरबीआई की करंट इन्फ्लेशन टारगेटिंग डब्ल्यूपीआई पर बेस्ड नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विथ रिस्पेक्ट टू द मॉनेटरी पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मॉनेटरी पॉलिसी के संदर्भ में कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी से इनकरेक्ट है ना? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चौथा नंबर बोला जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी बूस्ट इकोनॉमी एक्टिविटी ड्यूरिंग स्लो डाउन एंड रिसेशन। एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। ठीक है, एक बात बताओ, प्राइस जब ऊपर जाता है तो डिमांड कम आती है, बट ऑब्वियस सी बात है ना? प्राइस नीचे जाता है तो डिमांड ऊपर जाता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब होता है सिकुड़ना। सिकुड़ना का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो ना, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्सपेंशन मतलब बढ़ना होता है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना होता है। बढ़ना कब होता है एक्सपेंशन? कि जब प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगा, ये एक्सपेंशन होता है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? जब प्राइस ज्यादा हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी। यहां पे बोला जा रहा है सर कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, मतलब क्या है कि सिकुड़ने वाली मॉनेटरी पॉलिसी है। तो जब सिकुड़ने वाली मॉनेटरी पॉलिसी होगी, मतलब क्या है कि लोगों को पैसा कम देना है ना? ऐसा मॉनेटरी पॉलिसी बनाइए आप कि लोगों के पास पैसा कम पहुंचे। तो जब लोगों के पास पैसा ही कम पहुंच रहा है तो उससे इकोनॉमी कैसे बूस्ट करेगी, ये बताओ, है ना? आपका कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में बट ऑब्वियस सी बात है कि स्लो डाउन होने वाला है, रिसेशन होने वाला है, लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे। तो जब पैसे ही नहीं रहेंगे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में, तो आप इकोनॉमी को कैसे बूस्ट कराइएगा? एक बात बताओ, जैसे हमारे शरीर का जिंदा रहना जरूरी है, क्या जरूरी है? पानी, हमारे शरीर के अंदर खून होता है, ठीक है? उसी तरीके से इकोनॉमी को जिंदा रहने के लिए पैसा चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में पैसा तो है ही नहीं, तो कैसे बूस्ट करा दीजिएगा? तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, बाकी जो सही है वो देखो, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी डिक्रीजेस टोटल सप्लाई ऑफ मनी। ये बिल्कुल सही बात बोला जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, इससे हमारे टोटल मनी सप्लाई कम हो गया, बिल्कुल सही बात है। दो तरीके का मॉनेटरी पॉलिसी होता है, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी, बिल्कुल सही बात है। और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है वो इंक्रीज कर देता है टोटल मॉनेटरी सप्लाई को, ये भी बिल्कुल सही है ना? चौथा नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, चले, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट अ 5 ईयर प्लान। कौन से ऐसी पहली देश थी जो 5 ईयर प्लान को अडॉप्ट किया था? इसका जो सही जवाब है यूएसएसआर हो जाएगा। इतनी बात याद रखिएगा, यूएसएसआर हो जाएगा। ठीक है, यूएसएसआर का फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान मतलब पंचवर्षीय योजना सबसे पहले यूएसएसआर ने अडॉप्ट की थी। 5 ईयर प्लान इन यूएसएसआर 1928 में अडॉप्ट किया गया था। इस प्लान को जोसेफ स्टैलिन के लीडरशिप में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर कलेक्टिविजाइजेशन था, है ना? बाद में दूसरे देशों ने भी इस मॉडल को फॉलो किया था, जिसमें इंडिया भी शामिल था। ठीक है, क्लियर है? इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अपना पहला 5 ईयर प्लान जो है 1951 टू 1956 में अडॉप्ट किया था, ये ध्यान रखिएगा, 1951 से 1956। क्लियर है? ठीक है, ये पहला अडॉप्ट किया था, क्योंकि 47 में तो हम आजादी हुए थे, है ना? यूएसएसआर 1928 हो गया। चाइना जो है ना, चाइना ने बाद में अडॉप्ट किए थे, और यूएसए ने भी बाद में अडॉप्ट किए थे। ठीक है, वो द फर्स्ट चेयरमैन तो प्लानिंग कमीशन इन इंडिया। प्लानिंग कमीशन का पहला चेयरमैन जो है वो है आपके जवाहरलाल नेहरू। समझ में आ रही बात? क्लियर है?
देखो, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है, उसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। प्लानिंग कमीशन के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन भी जवाहरलाल नेहरू बने थे। ध्यान रहे, पहला डिप्टी चेयरमैन जो थे ना, वो गुलजारी लाल नंदा थे। यहाँ पे जो गुलजारी लाल नंदा है, ये डिप्टी पहला फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन। समझ में आ रही बात? डिप्टी चेयरमैन, ये याद रखिएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो इसी वजह से एग्जाम में नेहरू जी और गुलजारी लाल नंदा जी के बीच में कंफ्यूजन होता है, लेकिन ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। ये पहला चेयरमैन कौन है प्लानिंग कमीशन का? जवाहरलाल नेहरू। और फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन गुलजारी लाल नंदा, राइट। प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग इन, जो पहले 5 ईयर प्लान हुआ करता था, अब नीति आयोग है। तो नीति आयोग जब आया तो प्लानिंग कमीशन को रिमूव कर दिया गया। कब किया गया? ये आपके 2015 में। समझ में आ रही बात? हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? एक्स ऑफिशियो जो चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। हु हैज डेवलप्ड द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस? ध्यान रखिएगा, पेस्ट एनालिसिस इसको बोलते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और प्रौद्योगिकी विश्लेषण विकसित किया है? तो ये जॉनसन एंड स्कूल, ये वीबीआई है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। तो ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। पेस्ट एनालिसिस एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल है जिसका यूज एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करने के लिए किया जाता है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? चलिए, है ना। नेक्स्ट, अरेंज द पेस्ट स्टेप्स ऑफ पेस्ट एनालिसिस इन प्रॉपर सीक्वेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेस्ट एनालिसिस का स्टेप क्या होता है वो आपको अरेंज करना है। इसका जो सही जवाब है फर्स्ट हो जाएगा, ACBDE, याद रखिएगा, ACBDE। देखो ध्यान रखिएगा, मैं बता देता हूं कि पहला होता है, पहले स्टेप में अंडरस्टैंड अ कैटेगरी रिलेवेंट ट्रेंड, मतलब सबसे पहले पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल कैटेगरी में रिलेवेंट ट्रेंड आइडेंटिफाई किए जाते हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कि अंडरस्टैंड ट्रेंड इंटरडिपेंडेंसीज, मतलब अब देखा जाता है कि अलग अलग ट्रेंड एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तीसरा है डिस्टिल लाइवली इश्यूज फ्रॉम द आइडेंटिफाइड ट्रेंड, मतलब आइडेंटिफाइड ट्रेंड से इंपॉर्टेंट इश्यूज और की ड्राइवर को निकाला जाता है ना। चौथा होता है फोरकास्ट द डायरेक्शन ऑफ इश्यूज, मतलब अब फ्यूचर में इन इश्यूज को डायरेक्शन और इंपैक्ट से फोरकास्ट किया जाता है, ठीक है। पांचवा है डेराइव इम्प्लीकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आखिरी में ऑर्गेनाइजेशन पर इन सब का क्या इंपैक्ट पड़ेगा और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये डिसाइड किया जाता है। समझ में आ रही बात? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 नंबर का ए पार्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एमर्जी एंड ट्रिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ इन्वायरमेंट विच इज नॉट अ टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा। पर्यावरण के एमर्जी एवं ट्रिस्ट व्याख्या के अनुसार कौन सा पर्यावरण का प्रकार नहीं है? बेनिंग रैंडम इन्वायरमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया इन्वायरमेंट, क्वाइट क्लस्टर इन्वायरमेंट और चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो चेंजिंग इन्वायरमेंट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो एमर्जी एंड ट्रिस्ट ने ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट को 4 तरीके से क्लासिफाई किया था। पहला है प्लेसिड रैंडम इन्वायरमेंट, ठीक है। दूसरा है प्लेसिड क्लस्टर्ड इन्वायरमेंट। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव रिएक्टिव इन्वायरमेंट, ठीक है। और चौथा है टर्बुलेंट फील्ड इन्वायरमेंट, है ना। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एमर्जी एंड ट्रिस्ट के क्लासिफिकेशन का टाइप नहीं है? तो चेंजिंग इन्वायरमेंट जो है वो टाइप नहीं है, समझिएगा इस बात को। एन इकोनॉमी विच गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज एब्सेंट कॉल्ड, गवर्नमेंट हस्तक्षेप करती ही नहीं है। बताया था हमने, क्या बताया था? लेजिस फेयर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, है ना। लेजिस फेयर को ही हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मिक्स्ड कैपिटलिज्म में तो दोनों होते हैं, सोशल और प्राइवेट दोनों। सोशलिज्म में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, करेक्ट है। इन जेयर हिक्स बिजनेस साइकिल थ्योरी लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाय, लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ होता है वो जेयर हिक्स बिजनेस साइकिल थ्योरी के अकॉर्डिंग किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है? तो ये ध्यान रखिएगा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के तरीके से इसको डिटरमाइन किया जाता है। समझ में आ रही बात? ये ध्यान रखिएगा। तो जेआर हिक्स ने अपने ट्रेड साइकिल, है ना, ट्रेड साइकिल में बताया है कि ट्रेड साइकिल थ्योरी में बताया है कि मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर इंटरैक्शन का कंसेप्ट दिया है इसके अंदर, ट्रेड साइकिल के अंदर, है ना। किसका कंसेप्ट दिया है? मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर इंटरैक्शन का कंसेप्ट दिया है। तो हिक्स के अनुसार लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम ग्रोथ का मेन ड्राइवर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है।
ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो करंट इनकम या आउटपुट पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता। इसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सेट्रा के कारण होने वाले इन्वेस्टमेंट शामिल हो सकते हैं। तो हिग्स के मॉडल में इकोनॉमी की ग्रोथ पाथ को आगे बढ़ाने वाला जो फैक्टर है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट माना गया है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट? इंटरनल इन्वायरमेंट का कौन सा एक एलिमेंट नहीं है? तो ये याद रखिएगा, मनी एंड कैपिटल मार्केट। मनी एंड कैपिटल मार्केट जो है वो एक्सटर्नल का पार्ट है। समझ में आ रही बात? एक्सटर्नल का पार्ट है। बाकी हम क्या कर सकते हैं, हमारे पोटेंशियल क्या है वो हम ही जानते हैं। हमारी एफिशिएंसी क्या है ऑपरेशनल, हम किस तरीके से किस गति के साथ काम कर सकते हैं हम ही जानते हैं, इंटरनल वाला पार्ट है। हमारा स्ट्रेंथ क्या है हम ही जानते हैं, ठीक है। मनी एंड कैपिटल, मनी, अब कोई भी बिजनेस करते तो लोन लेते हो, लोन आपको हम तो देंगे नहीं, लोन लेने के लिए बैंक जाना पड़ेगा, तो बैंक एक्सटर्नल हो गया, है ना, ध्यान रखिएगा। चले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ गुड मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? गुड मेजर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें से सबसे आसान सवाल है, आप लोग एकदम आराम से बता सकते हो, ठीक है। इसका जो सही जवाब होगा ये नेशनल इनकम होने वाला है। समझ में आ रही बात? याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक अच्छा मेजर क्या माना जाता है? तो नेशनल इनकम किसी देश में एक साल के दौरान उत्पादित फाइनल गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू को दर्शाता है। नेशनल इनकम बढ़ने का मतलब है इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए नेशनल इनकम और स्पेशली पर कैपिटा इनकम को यूज किया जाता है। समझ में आ रही बात? चलिए नेक्स्ट, प्रोसेस इन ऑफ इन्वायरमेंटल एनालिसिस इंक्लूड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग किस तरीके से किया जाता है ये बताना है आपको, तो ध्यान रखिएगा। सी जो है स्कैनिंग है, मॉनिटरिंग है, फोरकास्टिंग है और असेसमेंट है। आपका सही जवाब हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। देखो, तो स्कैनिंग सबसे पहले हम करते हैं, है ना। स्कैनिंग मतलब पूरा देखना कि क्या है क्या नहीं है ना, पूरा स्कैन करना, ठीक है। मॉनिटरिंग मतलब आपको टूल्स एंड टेक्निक्स लगा के मॉनिटर करना, है ना। मॉनिटर मतलब आपको एक पैनी निगाहें देखना कि हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं। फॉरकास्टिंग का मतलब कि अगर हम ये किए तो इसका इम्प्लीकेशन फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर फॉरकास्टिंग के लिए होता है, ठीक है। और असेसमेंट होता है लास्ट के लिए। असेसमेंट का मतलब आकलन, ठीक है, अगर हमने ये किया तो इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, आकलन करना, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में। चले 35, हु हैज स्टेटेड दैट प्रॉफिट इज लीगलाइज्ड रॉबरी? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो सही जवाब होगा वो कार्ल मार्क्स होने वाला है। सी आपका सही जवाब होने वाला है। कार्ल मार्क्स के अनुसार कैपिटलिस्ट सिस्टम में प्रॉफिट वर्कर के सरप्लस वैल्यू से आता है। समझ में आ रही बात? मार्क्स का मानना था कि वर्कर जितना वैल्यू क्रिएट करते हैं उनसे उन्हें उनसे कम वेज मिलता है, ठीक है। जो डिफरेंस बचता है ना उसे हम कैपिटलिस्ट प्रॉफिट के रूप में रखते हैं, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम प्रॉफिट को लीगलाइज्ड रॉबरी कहा गया है, इसी कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्कम्पचर की बात करें तो इन्होंने इनोवेशन की थ्योरी दी थी, है ना। टॉसिंग की बात करें तो टॉसिंग ने प्रॉफिट को बिजनेस एफिशिएंसी और ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ा था। और नाइट की बात करें तो नाइट, फ्रैंक नाइट जो है उन्होंने प्रॉफिट को अनसर्टेनिटी बियरिंग का रिवॉर्ड बताया है, राइट। चलिए 36 नंबर, चलिए 36 नंबर देखिएगा कि द मोर कॉम्प्रहेंसिव एंड डील विथ एंटी कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिसेस, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एंड रेगुलेशन ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा? इसका जो सही जवाब है वो कॉम्पिटिशन एक्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा। समझ में आ रही बात? क्वेश्चन में कहा गया है डील विथ एंटी कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिसेस, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एंड रेगुलेशन ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन। ये फीचर जो है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के हैं। कंपटीशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव फेयर कंपटीशन को प्रमोट करना, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट को रोकना, डोमिनेंट पोजीशन के अब्यूज को प्रिवेंट करना, मर्जर एक्विजिशन और कॉम्बिनेशन को रेगुलेट करना है, ठीक है। बाकी ये कंपटीशन एक्ट से रिलेटेड है। एमआरटीपी जो एक्ट है ना वो 1969 में आया हुआ था, उसका फोकस मोनोपोली और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस पर था। बाद में इसे लार्जली कंपटीशन एक्ट 2002 ने रिप्लेस कर दिया था। समझ में आ रही बात?
चलिए 37 refers to a scenario where the government can take control of a firm's property and asset if it feel that enterprise is a threat to national security। है ना, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई भी चीज है, कोई भी एक्टिविटी है ना, कोई भी सिनेरियो है जिससे हमारे देश को, देश के हित को नुकसान हो रहा है, तो उसमें क्या करती है गवर्नमेंट, उस फर्म की, है ना, प्रॉपर्टी और असेट को कब्जा में ले लेती है। और इस पूरे फेनोमेना को क्या कहते हैं? इस पूरे फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रोप्रिएशन, मतलब जब्ती करना। समझ में आ रही है बात? तो 37 नंबर का जो सही जवाब है वो जब्ती करना होता है ना, ये ध्यान रखिएगा। एक्सप्रोप्रिएशन में गवर्नमेंट द्वारा प्राइवेट प्रॉपर्टी या असेट का टेक ओवर करना, राइट। चलिए अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या प्रोवाइड करता है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल प्रोटेक्शन कंज्यूमर प्रोटेक्शन सीसीपीए, बिल्कुल सही बात है ना। देखो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ना 1986, है ना, और 2019 वाला, ये आप पार्ट देखना, ये दोनों पार्ट देख लेना, क्या डिफरेंस है, 1986 में क्या हो रहा था, 2019 का प्रोविजन हमें क्या बताता है। तो सीसीपीए जो है ना वो 1986 में नहीं था। सीसीपीए क्या है? एक अलग से सेल बनाया गया था, एस्टैब्लिशमेंट किया गया था, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है। ये 19 में किया गया था, 1986 में नहीं था, राइट। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एट द नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, ये बिल्कुल सही बात है। जब इसको बनाया गया तो तीनों लेवल पे बनाया गया, स्टेट पर भी, डिस्ट्रिक्ट पे भी, नेशनल पे भी। इंट्रोड्यूसिंग फाइलिंग बाय ई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रोविजन जो है 1986 में नहीं था, 2019 में था, ठीक है। हमें 2019 का ही बात करना है। उसके बाद ई कॉमर्स नॉट इंक्लूडेड विद द एम्बिट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब ध्यान रखिएगा, अगर ये 1986 रहता तो ई कॉमर्स नहीं था, 1986 में ई कॉमर्स नहीं था, लेकिन 2019 में ई कॉमर्स का भी प्रोविजन बना दिया गया है, लेकिन यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका नॉट जो है वो हटा के 1 2 3 कर दीजिए। तो यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग, तो 1 2 3 हो जाएगा चौथा नंबर, ठीक है, चौथा हो जाएगा। बाकी जो फोर्थ नंबर स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। चलिए, अ सिचुएशन वेयर प्रॉस्पेरिटी ऑफ वन सेक्टर लीड्स टू नेग्लेक्ट ऑफ द अदर सेक्टर इज रिफॉर्म टू एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक ऐसी स्थिति जिसमें एक क्षेत्र की समृद्धि अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा का कारण बनती है, उसे क्या कहा जाता है? आपको बताना है। ये आपका 39 नंबर क्वेश्चन है। समझ में आ रही बात? अब ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं? बी, डच डिजीज फेनोमेना, ठीक है। देखो, डच डिजीज एक इकोनॉमिक फेनोमेना है जहां इकोनॉमी का एक सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो करता है, स्पेशली नेचुरल रिसोर्सेज जैसे आयल हो गया, गैस हो गया, और उसकी वजह से इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर को नुकसान पहुंचता है। इसी को हम डच डिजीज फेनोमेना कहते हैं, ठीक है। कैसे? एक सेक्टर में ज्यादा इनकम और इन्वेस्टमेंट आने लगता है, करेंसी अप्रिसिएट हो जाती है, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चरल सेक्टर लेस कॉम्पिटेटिव हो जाते हैं, धीरे धीरे दूसरे सेक्टर निग्लेक्ट होने लगते हैं। इस फिनोमिना के नाम जो है नीदरलैंड, डच में 1960 में नेचुरल गैस डिस्कवरी के बाद ये सिचुएशन देखी गई थी, है ना, वहीं से ये आपको पड़ा है नाम। समझ में आ रही बात? तो इस बात को समझिएगा, मैं एक बार लिख भी लेता हूं, इस कंसेप्ट को यूट्यूब पे पूरा डिटेल में बताऊंगा, है ना। ठीक है, क्वेश्चन कैसा लग रहा है आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, मैं करा रहा हूँ। अच्छा, एक बात और मैं बता देता हूँ कि अगर आप भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एमपीपीएससी की, तो आपको इसी तरीके से मैं यूनिट वाइज क्वेश्चन कराने वाला हूँ, प्लस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको अभी तक बहुत मजा आया होगा, है ना, हर एक ऑप्शन को देखना, ताकना, उसका एनालिसिस करना। तो आपका एग्जाम जो है अगस्त में है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको भी चाहिए इनको, ये प्रैक्टिस करने को, तो आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल हमारे कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपको मैं बता देता हूं कि अगर आप केवल कॉमर्स की क्वेश्चन लेना चाहते हैं, कॉमर्स की ये सारे वीडियोस लेना चाहते हैं, तो कॉमर्स के क्रैश कोर्स का जो कीमत है 1999 रखा गया है, ठीक है। ये 1999 रखा गया है, ध्यान रखिएगा। समझ में आ रही बात? और अगर कॉमर्स और पेपर वन दोनों लेना चाहते हो, है ना, तो ये है आपको उसका प्राइस 2499। समझ में आ रही बात? और अगर केवल और केवल पेपर वन लेना चाहते हो, तो इसका जो प्राइस रखा गया है वो 999 रखा गया है, ठीक है। चलो, ये जान लेना। और एक बात इसी से रिलेटेड हम आपसे पूछ ले रहे हैं कि ये लास्ट में हमने, ये देखो, ये क्या है? ये 2000 है ना, ये 2500 है,
और ये 1000 रुपए है, लेकिन लास्ट में जनरली हमने भी 999 यूज किया है और 1999 यूज किया है। तो ये जो 99 वाला प्राइसिंग है, इस प्राइस को हम क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, इसी में एक कंसेप्ट मैंने सिखा दिया आपको है ना। चलिए, तो आपको 39 समझ में आ गया, डच डिजीज फेनोमेना इसका सही जवाब है। अब देखो 40 नंबर क्वेश्चन, इफ यू नो द एनिमी एंड नो योरसेल्फ यू नीड नॉट फियर द रिजल्ट ऑफ 100 बैटल। अबव स्टेटमेंट ऑफ सन तजू कॉरेस्पॉन्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ पॉटर 5 फोर्सेस मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि आप शत्रु को जानते हैं और स्वयं को जानते हैं तो आपको सैकड़ों लड़ाइयों के परिणाम से डरने की आवश्यकता नहीं है। सन तजू का उपरोक्त कथन पॉटर के 5 फोर्सेस मॉडल का निम्नलिखित घटकों में से किस एक से मेल खाता है, और ये आपका सही जवाब हो जाएगा थ्रेट ऑफ कॉम्पिटिटर, ठीक है, क्लियर है। थ्रेट ऑफ कॉम्पिटिटर को हम कॉम्पिटेटिव राइवलरी भी बोलते हैं, है ना। तो सन तजू का जो फेमस कोट दिया गया है, इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानते हैं, मतलब नो योरसेल्फ, और अपने कॉम्पिटिटर के स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटीज को जानते हैं, मतलब नो द एनिमी, तो आप कंपटीशन में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल में ये सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव राइवलरी मतलब थ्रेट ऑफ कॉम्पिटिटर से रिलेटेड है, ठीक है। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि ये ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट और सर्विसेज को थ्रेट को बताता है ना। थ्रेट ऑफ कॉम्पिटिटर जो है ये बिल्कुल सही बात है ना। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर जो है ये सप्लायर के नेगोशिएशन पावर से संबंधित है। और थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट जो है ये इंडस्ट्री में नए फर्म के एंट्री थ्रेट को बताता है, ठीक है। द प्री लिबरलाइजेशन एरा ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज अंडर द ग्रिप ऑफ, बताना है ना। उदारीकरण से पहले भारत की अर्थव्यवस्था किसके गिरफ्त में थी, तो ये डी है, अनफेवरेबल एंड अलार्मिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्री लिबरलाइजेशन पीरियड किसको बोलते हैं, 1991 में हमारा एलपीजी रिफॉर्म आया था, उसके पहले वाला पीरियड, ठीक है। तो उसमें इंडियन इकोनॉमी की प्रॉब्लम से जूझ रही थी, इंडियन जो इकोनॉमी है प्रॉब्लम से जूझ रही थी, वहां पे लो इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिला था, है ना। लो इकोनॉमिक ग्रोथ को उस टाइम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोलते थे, ठीक है। हाई फिजिकल डेफिसिट था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कमी थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस थी। 1990 और 1991 में सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई थी कि भारत के पास सिर्फ कुछ हफ्तों के इंपोर्ट कवर करने के फॉरेन एक्सचेंज बचा था। इसी अलार्मिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की वजह से 1991 में एलपीजी रिफॉर्म जो है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसको लाया गया, है ना। तो इसका जो सही जवाब है वो डी हो जाएगा, ठीक है। चले, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992 वाज इम्प्लीमेंटेड, है ना। ये ध्यान रखिएगा, फॉर फैसिलिटेटिंग इंपोर्ट इन इंडिया। इंपोर्ट इंडिया में इंपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए आपने फॉरेन ट्रेड एक्ट 1992 एफटीडीआर एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था इंपोर्ट एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करना, फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना, और डीजीएफटी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड को पावर्स देना, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है 43, एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर दैट क्रिएट अननेसेसरी डिलेज एंड हिंडर efficient decision making with government agencies, often causing frustration or citizen trying to access services due to complex paperwork and multiple approval required, essentially meaning too much bureaucracy. What slows down progress? That slows down progress, this is known as, याद रखिएगा, इसको हम रेड टैपिज्म बोलते हैं, है ना। अब रेड टैपिज्म का मतलब क्या होता है, रेड टैपिज्म का मतलब हिंदी में बोले तो लाल फीताशाही होता है। लाल फीताशाही का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में एक्सेसिव रूल्स, रेगुलेशंस, पेपर वर्क, अप्रूवल और फॉर्मेलिटीज की वजह से काम में अनावश्यक देरी होना, है ना। तो क्वेश्चन में भी बताया गया है, टू मच ब्यूरोक्रेसी, कॉम्प्लेक्स पेपर वर्क, मल्टीपल अप्रूवल, डिलेज इन डिसीजन मेकिंग, तो ये सब रेड टैपिज्म का ही कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो इसलिए रेड टैपिज्म सही हो जाए, मतलब जानबूझ के काम में देरी करना, ठीक है। 44, वन एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट रिलेटेड टू कंज्यूमर राइट। यहाँ पे निम्नलिखित वस्तुओं में से एक तो उपभोक्ता अधिकार संबंधित नहीं है, वो है आपका राइट टू एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 44 का आपका सी हो जाएगा। देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के रिकॉग्नाइज राइट में जनरली क्या क्या राइट्स होते हैं, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हियर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन और राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। तो ये आपके अलग अलग 7 राइट्स होते हैं। राइट टू एक्सप्रेस कंज्यूमर राइट्स के कोई स्टैंडर्ड लिस्ट में नहीं आता है, समझ में आई बात।
देखो क्वेश्चन नंबर 45, असर्शन और रीजन। असर्शन में बोला गया स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम एसएपी हैज बीन फोर्स्ड ऑन द इकोनॉमी। रीजन क्या दिया गया है? एक्सेस ऑफ कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू रिजल्टिंग इन वेरी वेरी हैप्पी गवर्नमेंट बोरोइंग। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो आपका बी हो जाएगा। रीजन इज द वन ऑफ द आंसर ऑफ वन ऑफ द रीजन ऑफ ए। ठीक है, असर्शन। ठीक है, क्यों? देखो पहला जो असर्शन बोला जा रहा है कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम हैज बीन फोर्स्ड ऑन द इकोनॉमी, ये स्टेटमेंट 1991 के इकोनॉमिक क्राइसिस के कंटेक्स्ट में सही माना जाता है। इंडिया को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस लेनी पड़ी और एलपीजी रिफॉर्म इंप्लीमेंट करने पड़े। रीजन क्या है कि एक्सेस कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू रिजल्टिंग इन हैवी गवर्नमेंट बोरोइंग, ये भी सही है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से काफी ज्यादा था, फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहे थे, हैवी गवर्नमेंट बोरोइंग हुई, इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस और इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी बढ़ी। तो इन सब उन रीजन में था जिनकी वजह से इंडिया को एसएपी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम को अडॉप्ट करना पड़ा। ठीक है। 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? करेक्ट कौन सा है? यहाँ पे एमआरटीपी कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय कंपटीशन कमीशन, बिल्कुल सही बात है। एमआरटीपी एक्ट याद रख लीजिएगा 1969, कंपटीशन कमीशन जो है वो 2002। ठीक है, तो 2002 में सीसी आया था, कंपटीशन कमीशन है, और 1969 में एमआरटीपी आया था, है ना। एमआरटीपी को कब हटा दिया गया था? 2002 में। ठीक है। माइकल पोर्टर वेल नोन मॉडल इन द एरिया ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज नोन एज, है ना, इसको हम बोलते हैं मॉडल स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, याद रखिएगा इसको हम क्या बोलते हैं, याद रखिएगा कि मॉडल ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्रीज। माइकल पोर्टर ने बिजनेस इन्वायरमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के फील्ड में फेमस पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल दिया था। यह मॉडल इंडस्ट्री की स्ट्रक्चर और कॉम्पिटेटिवनेस को एनालाइज करता था, इसलिए मॉडल ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्रीज कहा जाता है। पोर्टर 5 फोर्सेस क्या क्या है? कॉम्पिटेटिव राइवलरी, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर और बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। ठीक है, ये इंडस्ट्री स्ट्रक्चर और प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करने का फ्रेमवर्क है, राइट। 48, विच वन आइटम इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया एनुअल बजट, है ना, कौन सी एक वस्तु भारत के वार्षिक बजट का हिस्सा नहीं है? एक्सपेंडिचर प्रपोजल, टैक्स प्रपोजल, जनरेशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, मेजर पॉलिसी अनाउंसमेंट। सी आपका जनरेशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होगा, वो आपका नहीं है ना। इंडिया का एनुअल बजट जो है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसमें गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एस्टिमेट, टैक्स प्रपोजल, फिजिकल पॉलिसीज, मेजर पॉलिसी अनाउंसमेंट प्रेजेंट करती है। ठीक है, तो स्टेटमेंट वाइज एनालिसिस करें तो एक्सपेंडिचर प्रपोजल, बजट में गवर्नमेंट को प्रोपोज्ड एक्सपेंडिचर दिए जाते हैं। टैक्स प्रपोजल, नेट टैक्सेस, टैक्स रेट में चेंजेस और टैक्स रिफॉर्म बजट के इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। और डी है मेजर पॉलिसी अनाउंसमेंट, तो बजट स्पीच में गवर्नमेंट कई इकोनॉमिक और पॉलिसी अनाउंसमेंट करती है। लेकिन जनरेशन ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन जो है ना, ये कैपिटल फॉर्मेशन बजट का डायरेक्ट कंपोनेंट नहीं है, ये बजट पॉलिसीज का रिजल्ट या आउटकम हो सकता है, ध्यान रखिएगा। 49, in which year PSU were bought within the jurisdiction of the Board of Industrial and Financial Reconstruction? इस वर्ष सार्वजनिक उपक्रमों को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में लाया गया था। ये 1991 हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, क्लियर है। तो BIFR, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन की स्थापना SICA, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985 के तहत की गई थी। लेकिन 1991 की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के बाद सिक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को भी BIFR के जुरिडिक्शन में लाया गया। इसका उद्देश्य उनके रिवाइवल, रिस्ट्रक्चरिंग या क्लोजर के बारे में फैसला लेना था, इसलिए पीएसयू को BIFR के अधिकार क्षेत्र में 1991 में लाया गया था। समझ में आ रही बात? और लास्ट क्वेश्चन है, देखो, प्राइवेटाइजेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस और लिबरलाइजेशन, ये किससे कनेक्टेड होगा? डी है जो आपका प्राइवेटाइजेशन जो है वो आपका क्या कर रहा है? इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेट कर दिया जा रहा है इसको। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन को, राइट। ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है इसको परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज हो जाएगा। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस है एग्रीकल्चर पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, फेजिंग आउट ट्रेड बैरियर, ये ध्यान रखिएगा, इससे रिलेट किया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। देखो सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन का फोर्थ हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन से प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन बढ़ती है और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाता है। दूसरा ओपन मार्केट ऑपरेशन है, तो आरबीआई जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदता और बेचता है
राइट। तीसरा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो कनेक्शन है वो एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी से है, तो एमएसपी एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी का इंपॉर्टेंट टूल है। डी जो है लिबरलाइजेशन है, तो लिबरलाइजेशन में रेस्ट्रिक्शंस और ट्रेड बैरियर को कम किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये आज के 50 क्वेश्चन थे। कैसे लगे आपको 50 क्वेश्चन जरूर बताइएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन के लिए अगर आपको भी एमपीपीएससी का या अलग असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्सेज में इनरोल करना है तो हमारे से जुड़ सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको हम अपने क्रैश कोर्स में कराएंगे विथ प्योर एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन, हिंदी इंग्लिश टोटल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।